हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो अभी बजट आने वाला है। बजट आता है तो फिर हम लोग बजट देखते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सामने आती हैं और लगता है कि इसका क्या मतलब था, तो वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाती हैं। मतलब हमें क्या होता है ना, हमें सब कुछ रटना पड़ता है। बट आप सोचो, अगर हमें सारी टर्मिनोलॉजीज पूरी तरह से क्लियर हो तो फिर इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, इजंट इट। तो उस वजह से आज की ये जो हम अपने क्लास कर रहे हैं, अपनी सेशन कर रहे हैं, इसमें हम लोग बजट की जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। बजट कब आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, क्या बदलाव हुए हैं इसमें पिछले कुछ सालों में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हम आज की सेशन में कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बजट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ बजट होता क्या है, तो एक बड़ी कॉम्पैक्ट हम लोग इसकी कह सकते हैं कि डेफिनेशन है। बजट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। सपोज करो मैं और आप जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, और हम लोग जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ अरे ये बैग बड़ा सुंदर है एंड इट कॉस्ट 10,000 रुपीज, फिर मैं कहूँगी लेकिन ये मेरे बजट में नहीं है। तो आप इससे क्या अज्यूम करोगे कि इनके पास इतने पैसे नहीं है। क्यों? जो मेरी इनकम थी और जो मैंने स्पेंड किए हैं उसके बाद से मेरे पास में इतना नहीं है कि अभी मैं 10,000 के बैग को क्या कर सकूं, अफोर्ड कर पाऊं। तो इट इज अ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं अगर अपना बता रही हूँ वो मेरा बजट है, आपने अपना बनाया आपका बजट है। ऐसे ही केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश भर का बजट बनाकर आते हैं, ठीक है, पूरे देश का। बजट में जनरल हम लोग क्या चीजें लिखते हैं, तो बजट में दो जो मेन चीजें हम लोग मेंशन करते हैं, इसमें से एक होता है क्या, एक होता है इनकम और एक क्या होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो बजट में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होती हैं, इसमें से एक इनकम होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है। यानी हम क्या कमा रहे हैं और हम क्या खर्चे कर रहे हैं। सपोज करिए कि मैं अपने अगले महीने का बजट बना रही हूँ। कभी भी हम आगे आने वाले टाइम का बजट बनाते हैं, पिछले साल का तो बनाएंगे नहीं, अब तो वो हो गया, अब बजट बनाकर करेंगे क्या। तो अपकमिंग टाइम का ही बजट बनता है। तो जब सरकार भी बजट लाती है, इसलिए हमेशा आप देखोगे जो ईयर लिखा रहता है वो एक आगे रखा रहता है, जैसे अब 2025-26। क्यों? क्योंकि बेटा अब अपकमिंग टाइम का ही तो ये बनाएंगे, पिछला गया उसका बजट बना के करेंगे क्या, हो गया गया जो हुआ था, ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। सो वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग बजट, हम हमेशा उसको अपकमिंग टाइम का ही बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अगले महीने का बजट बनाती हूँ, उसमें मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी अच्छा मेरे इनकम का ये सोर्स है, मेरी ये इनकम है और मेरे ये खर्चे हैं। इस हिसाब से मुझे अपना महीना चलाना है कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं और मैं इतने पैसों को खर्च कर रही हूँ, तो इस हिसाब से मेरा ये पूरा पूरा महीना चलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। आपने अपना बनाया तो आपने अपना लिखा। अब कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो है ना, अब मान लो जैसे मुझे अगले महीने मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्चा है, ठीक है, किसी भी रीज़न से, मान लीजिए कोई पार्टी है या मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना है, जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरी इनकम इतनी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उन पैसों को कहीं से जुगाड़ करके लाऊंगी कि वो पैसे हो जाए। तो जैसे हम और आप अपना बजट बनाते हैं, तो मैं अपनी सैलरी या अपनी इनकम जो भी है वो लिखूंगी, अपना एक्सपेंडिचर। वैसे केंद्र सरकार भी अपना बजट बनाती है, ठीक है। जो केंद्र सरकार अपना बजट बनाती हैं, इनको एक और भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो जरा हम लोग बजट के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जो केंद्र सरकार अपना बजट बनाती है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में कहीं बजट जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है। बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है और ये आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन है। सो देयर इज नो वेयर बजट मेंशन, हर जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो भी ये बजट बनता है, इसको हर साल हमारे देश में 1 फरवरी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये हर साल कब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb। पहले क्या था बेटा कि ये जो बजट प्रेजेंट होता था, इसको पहले कब प्रेजेंट करते थे, इसको पहले प्रेजेंट करते थे फरवरी के आखिरी दिन में। सन 2017 में 3 बदलाव किए गए थे, जिसमें से एक ये बदलाव था कि जो बजट है इसको हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि
जो बजट इम्प्लीमेंट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। तो अगर आखिरी दिन ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जा रहा है तो सिर्फ 1 महीने रह जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन अगर उसे 1 फेब को कर देना तो फरवरी और मार्च पूरा हो जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करने को। तो सन 2017 से इसका डेट चेंज करके 1 फरवरी कर दिया गया। ठीक है, बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है ये किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको पूरा बना रही हैं, इसका मतलब होता है ये इसको प्रेजेंट कर रही हैं। बनाने में इनका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इन सब के साथ बैठकर काम करता है कि सरकार की क्या इनकम हो रही है, सरकार के क्या खर्चे हो रहे हैं। फिर फाइनल बजट ये है उसको दे दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को, और ये 1 फरवरी को आकर उसे ही प्रेजेंट करते हैं, जो हम लोग सुनते हैं देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बजट होता है, पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग आया करते थे। सन 2017 में विवेक देबरॉय जी की कमेटी के सुझाव देने के बाद से इन दोनों को एक साथ अब प्रेजेंट किया जाता है। अब ये दोनों एक साथ ही आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। ये भी जो बदलाव किया गया ये सन 2017 में किया गया है कि इन दोनों को एक साथ प्रेजेंट करो ताकि टाइम भी बचे और यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो सके, इसलिए इन दोनों को एक साथ में प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये तो कुछ बजट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात ये है कि जब सरकार का बजट बनता है तो सरकार अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को मेंशन करेगी, है ना। जब सरकार अपने बजट को बना रही है तो सरकार अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को मेंशन करती है। नाउ द पॉइंट इज सरकार का इनकम हो कहाँ से रहा है। अगर मैं आपसे कहती हूँ सरकार की क्या इनकम है, तो बेसिक आप और हम जो भी टैक्सेस भर रहे हैं वो सरकार के लिए इनकम ही तो है। और आपको हमें अलग अलग चीज़ों पे सब्सिडी मिल रही है, लोगों को किसी योजना के अंतर्गत कुछ पैसे मिल रहे हैं, सस्ते रेट पे राशन मिल रहा है, ये सरकार के खर्चे हैं। तो सरकार को हम और आप जो अपनी तरफ से टैक्सेस दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं, या जो भी चीज़ें दे रही है, ग्रांट्स नहीं कहूँगी लेकिन जो हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं या कोई सेस भर रहे हैं, कोई पेनाल्टी वगैरह, ये सब सरकार की इनकम है। और सरकार उसे अपने ही देशवासियों के ऊपर फिर खर्च भी करती है अलग अलग रूप में। तो सरकार जब अपना बजट बनाएगी तो वो ये लिखती है कि उनके बजट में क्या उनकी इनकम है, क्या उनकी एक्सपेंडिचर है। तो अब हम सीधा चलेंगे और देखेंगे कि जो सरकार का बजट आता है वो कैसा बनता है, उसे जरा एक बारी देखते हैं। ये शायद से आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। सरकार का बजट कुछ इस तरीके से होता है। सरकार क्या करती है, अपने बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक बजट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये सरकार का रेवेन्यू बजट है, और एक है जिसको हम कहते हैं कैपिटल बजट। नाउ द पॉइंट इज ये 2 बजट क्यों होता है बेटा। रेवेन्यू बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाती है जो सरकार एक्चुअल अर्न कर रही है। ठीक है, जो भी सरकार ने अर्न किया है किसी भी फॉर्म ऑफ इनकम में, जो उन्होंने कमाए हैं। कैपिटल बजट होता है जो कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली अर्न नहीं कर रहे हैं बट इसको कहीं से सोर्स कर रहे हैं। ठीक है, जरा इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये सरकार का कुछ इस प्रकार से बजट बनता है। सरकार भी अपने बजट में सिमिलरली इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं, लेकिन सरकार अपने इस बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट रेवेन्यू बजट और फिर कैपिटल बजट। ठीक है, सरकार इन दोनों को अपने बजट में इंक्लूड करती है। रेवेन्यू बजट में क्या लिखते हैं, सरकार बेसिकली रेवेन्यू बजट में अपनी ट्रू इनकम को मेंशन करते हैं, जो इनकी एक्चुअल इनकम है और जो इनके ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो सिटीजन्स के ही ऊपर स्पेसिफिक है। अब देखो, कभी भी जब बजट बन रहा है तो जाहिर बात है आप बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सरकार ने दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। पहले वी विल लर्न अबाउट रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू में सरकार ने क्या लिखा, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू रिसीट, रिसीट इज बेसिकली द इनकम पार्ट, जो इनकम हो रहे हैं। तो सरकार यहाँ पे लिखेगी कि मैं अपनी जनता से क्या कमा रहा हूँ, जनता पे क्या खर्चे कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली टू जनता। ठीक है, तो जनता से आप कैसे कमा रहे हो, जनता से आप या तो टैक्स के रूप में कमाओगे या फिर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने लिखा, एक तो सरकार का टैक्स वाला हो गया इनकम, एक हो गया नॉन टैक्स वाला। टैक्स वाले इनकम भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार अपनी इनकम को बता रही है कि हम अपनी सिटीजन से कैसे इनकम गेन करते हैं और उसे सिटीजन पे ही कैसे खर्चे करते हैं। कैपिटल हम अभी बाद में करेंगे, दोनों बजट सरकार अपनी प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट में इन्होंने एक जगह रेवेन्यू इनकम लिखा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा। अब रेवेन्यू में इनकम वाले पार्ट में कहाँ से इनकम हो रही है उसको यहाँ पे लिख रहे हैं, या तो टैक्स से या तो नॉन टैक्स से। ठीक है, नॉन टैक्स आपके दिमाग में आता क्या होता होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई
पेनाल्टी भर रहे हैं, कोई फाइन भर रहे हैं, या किसी भी और रूप में जो पैसे जा रहे हैं, जो हम टैक्स नहीं दे रहे हैं लेकिन सरकार तक हमारे पैसे जा रहे हैं, वो सब सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कि टैक्स से नहीं लेकिन किसी और रूप से हमें अपने देशवासियों से किसी भी रूप में मिल रहा है, फाइन, चलान, गिफ्ट और व्हाटएवर, ठीक है, नॉट गिफ्ट बट फाइन, चलान, पेनाल्टी जो भी है वो यहाँ से मिल रहा है। टैक्स व्हेन वी आर पेइंग टैक्स, तो टैक्स हम दो तरीके से भरते हैं, एक हम डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, एक हम इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम सीधा उस बॉडी को ही भेज रहे हैं जो हमारे ऊपर वो टैक्स लगा रहा है, इनडायरेक्ट कि हम उसे इनडायरेक्ट मैनर में कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट की हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये जो बॉडी लगाती है उसको ही फाइल करके ये टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे टैक्सेस हैं जो हम सीधा उस बॉडी को पे कर रहे हैं जिसने हम पे लगाए हैं, वो सबके सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस सरकार का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है, हम ये टैक्स भर भी रहे हैं पर हम सीधा उस अथॉरिटी को नहीं भर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आपने एक कैंडी खरीदी, अब आप जब इस कैंडी को खरीदोगे, तो अब आप जब इस कैंडी को खरीदोगे तो उस पर लिखा रहेगा पीछे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब उसको जिसने बनाया है, जिसने सप्लाई किया, वो सब अपने अपने कुछ कुछ टैक्सेस भरने होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग ओवरऑल उसका जो प्राइस होगा उसको ऐसा सेट करेंगे कि सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हो, इवन द टैक्सेस। तो हमने उस कैंडी को खरीदा, उस पर टैक्स भरा, लेकिन क्या हम जा करके उसको अलग अलग बॉडीज को भर रहे हैं? क्या कुछ राज्य सरकार को दे रहे हैं, कुछ किसी को दे रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, हम सीधा उसका प्राइस पे कर रहे हैं, उस प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड है। यानी टैक्स हमने अभी भी भरा है बट हम उस बॉडी को नहीं भर रहे हैं, हम ये किसी और को भर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मैनर में भर रहे हैं। तो जो हम लोग टैक्सेस देते हैं ये बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट का एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल जीएसटी हो गया। तो ये ऐसे सरकार हमसे टैक्सेस से कमाती है, और नॉन टैक्सेस से, जैसा मैंने आपको बताया पेनाल्टी, चलान वगैरह जो भी है वो सब नॉन टैक्स है, मतलब ये भी जनता से जा रही है सरकार को, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो वो नॉन टैक्स होता है। अब एक बात आप खुद ही सोचो, टैक्स भरने वाले कितने हैं और वो टैक्स कितना ही भरते हैं? चोरी भी बहुत होती है, हालांकि टैक्स एक बड़ा ही वो टॉपिक है, बड़ा ही विवाद वाला टॉपिक है, तो मैं इस पर बहुत बोलूंगी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं कहूंगी हमारे देश में सभी लोगों के पास बड़े पैसे हैं, सभी टैक्सेस भर रहे हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट है, और हम सभी को पता है सच्चाई क्या है, इतनी ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतने ज्यादा लोग तो टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो सरकार का यहाँ से जो रिसीव हो रहा है ना इनकम पार्ट में, बहुत कम होता है। और फिर बात आती है कि अब सरकार को क्या एक्सपेंडिचर करनी है, क्या खर्चे करने हैं। तो बेटा एक्सपेंडिचर के नाम पे देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो सरकार को खर्चे करने होते हैं, एक या दो नहीं, बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं जो अब सरकार खर्चे करेंगे, ठीक है। डिफेंस पे सरकार को खर्च करना है, जनता को सब्सिडी देनी है, अब जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल हो गया या गैसेस हो गए, उस पर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी अपनी तरफ से खर्चे करेगी, है ना। फिर इसके अलावा कोई योजना आ रही है लोगों के लिए, ठीक है, तो ये सब के सब जो भी खर्चे हैं सरकार के तो हैं। राशन को सस्ते में देना या मुफ्त में देना कैसे आ रहे हैं? सरकार खर्चे कर रही है। तो बेटा ये बात है ना कि आप सोचो एक घर में कमाने वाले 2 हैं और खाने वाले 12 हैं, तो उस घर में तो यार तंगी आनी ही है, इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, 2 लोगों की इनकम से कैसे काम चलेगा? वही आलम यहाँ होता है, कमा कर भरने वाले बड़े कम हैं लेकिन उसको खाने वाले बहुत हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, गरीबी बहुत है, इसकी वजह से सरकार को खर्च बहुत करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, और ये जो इस पार्ट में एक घाटा देखने को मिल रहा है, इसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। क्या कहते हैं? रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, सो रेवेन्यू डिफिसिट क्या है? रेवेन्यू डिफिसिट बेसिकली रेवेन्यू बजट वाले पार्ट में जो सरकार का नुकसान हो रहा है उसको रेवेन्यू डिफिसिट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये हमने देखा। अब ये तो यार ओवर बात हो गई, इसके अलावा भी तो तमाम खर्चे होते हैं। अब आप बोलोगे अरे मैडम इसके अलावा जैसे सड़कें बनवानी है, दैट टू इज अ खर्चा, है ना, सड़कें वगैरह भी बनवानी है, खर्चा ही तो करना है उसमें। इसके अलावा हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनवाने हैं, एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, बहुत चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं सही होगा, देश की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, लॉजिस्टिक नहीं होगा, तो हम कैसे बात कर सकते हैं भारत को सुपर पावर बनाने की? तो ये सब कैसे होगा? ये सब काम होगा कैपिटल बजट में, ठीक है।
अब सरकार रेवेन्यू बजट तो बनाकर देख ली कि हमने जो जनता से कमाया उससे ज्यादा तो हमने खर्च ही कर दिया। यहाँ भी बड़ी बात है, बताओ यार, कमा रहे हैं इतना कम और कितने खर्चे कर रही है सरकार हमारी, तभी तो इतने नुकसान में है ना। नेक्स्ट इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या है बेटा कि यहाँ पर सरकार उन पैसों को लिखती है जो वो अरेंज कर रही है और उनको कैसे एसेट्स पे अपने खर्चे कर रही है। ठीक है, तो देखो जैसे कि सरकार क्या क्या कर सकती है, मार्केट से बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम मार्केट बोरोइंग्स कह सकते हैं। अब बहुत अलग अलग तरीके से हो जाती है, हो सकता है आरबीआई से करती हो। ठीक है, फिर एक्सटर्नल बोरोइंग हो सकती है, जैसे दूसरे देश की संस्थाएं हैं वो हमारे सरकार को लोन दे रहे हैं, सो देयर कैन बी दिस एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ओके, एक्सटर्नल बोरोइंग्स में जो दूसरे देश की गवर्नमेंट है वो हमारे देश की सरकार को लोन दे, गवर्नमेंट नहीं, दूसरे देश के इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, ये सब हमारे देश के लोगों को लोन दे रही हैं, तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए सरकार ने मार्केट में कोई सिक्योरिटी लाई है, तो सिक्योरिटी के थ्रू वो पैसों को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी अगर हम मार्केट बोरोइंग में इंक्लूड कर लें, ये कहेगी नहीं सरकार कि हम आपसे बोरो कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम आपके लिए वाली योजना लाए हैं, आप इसमें पैसे लगाओगे तो हम आपको इतने इंटरेस्ट के साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं तो यार हम जो पैसे दे रहे हैं वो सरकार को मिल ही रहे हैं ना, वो आज से कुछ सालों के बाद रिटर्न करेंगे, तो वो भी तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, फिर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है बेटा, देखो एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट, कि हम कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, किसी भी चीज के आगे डिस अन ऑफ इम लग जाता है तो उसका सेपरेशन दिखाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी हमारा सेपरेशन दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट से, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन अब हम उन पैसों को किनारे कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब हम नहीं कर रहे हैं, हम उन पैसे को बाहर कर रहे हैं, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, कि हमने पैसे लगाए थे और हम उन पैसों को अब निकाल रहे हैं। मान लीजिए सरकार की कोई कंपनी है, सरकार ने उसमें से शेयर्स को बेचे, तो वो डिसइन्वेस्ट कर रही है अपने पैसों को, क्या कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। सो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कहते हैं, कि इट्स अ पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जब हम लोग ये डिसइन्वेस्टमेंट की पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सरकार की कोई संपत्ति वगैरह उसमें से बेच के और पैसे पाई। ठीक है, तो ये तो सरकार ने रिसीट या इनकम वाले पार्ट में इन चीज़ों को लिखा। कैपिटल बजट भी तो दो पार्ट में होगा ना, कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये रिसीट वाले पार्ट में इन्होंने लिखा कि हाँ चलो भाई, हमने मार्केट से बोरो कर लिए, एक्सटर्नल बोरो कर लिए, आरबीआई की मदद ले ली, मार्केट में अपने ये स्कीम्स वगैरह लाए हैं, उससे बॉन्ड वगैरह से कुछ ले रहे हैं, या फिर हम लोगों ने जो है कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें से हमने कुछ शेयर्स को बेच दिए, उससे पैसे ले रहे हैं, तो ये तो पैसों की कलेक्शन हो गई। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सोचो जो आपकी एक रेगुलर इनकम है, जो आपकी सैलरी है, उसको आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप उसको ऐसे खर्च करोगे कि आप उसका सही मायने में खर्च करो और उसको लौटा सको, क्योंकि आपके ऊपर वो एक जिम्मेदारी की तरह है कि आप अगर आज लियो तो आपको लौटाना भी तो है। तो सरकार भी इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली ऐसे खर्च करेगी कि आज जो पैसे हैं उसको वो सूद समेत लौटा सके, इसलिए सरकार इसमें एसेट क्रिएट करती है, जैसे कि हाईवेज बनवा देना, एक्सप्रेस वेज बनवा देना, एयरपोर्ट्स का निर्माण कराना। ठीक है, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना। अब हम लोग हाईवेज एक्सप्रेस वेज पे चल रहे हैं तो हम टोल टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स पे इतने सारे शॉप्स हैं, इतने एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, सबके अपने अपनी चार्जेस अलग अलग हैं, उससे कुछ अर्न हो रहा है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसी चीज़ों को बनाना जिनका ज़रूरत भी है और जिससे सरकार कुछ गेन भी कर रही है। इस वजह से इस पार्ट को एसेट क्रिएशन कहते हैं। अब सरकार यहाँ पे गेन करेगी तो ये रिटर्न करना भी सरकार के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं, उनसे आपने कमाए हैं, उनके ऊपर आपने खर्च किए हैं। यहाँ पे आपने जो बाकी पार्ट हैं आपके देश के, उसके क्रिएशन के लिए आपने कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया है, फिर आप उसको इस तरीके से खर्च कर रहे हो ताकि आप उससे रिटर्न में भी कुछ पाओ और उसको अच्छे से रिटर्न भी कर सको। सो बेसिकली दिस पार्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एसेट क्रिएशन पार्ट। ये तो सरकार का हो गया बजट। ठीक है, अब जब सरकार अपना बजट बनाती है तो कहेगी चलो देखते हैं कितने पैसे आए गए हैं, तो सबसे पहले सरकार रेवेन्यू पार्ट में देखेगी। अब यार रेवेन्यू पार्ट में तो हमने पहले ही देख लिया कि जो रेवेन्यू बजट है उसमें तो सरकार ने कहीं ना कहीं नुकसान ही झेले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू पार्ट को सरकार ने देखा, और रेवेन्यू पार्ट में सरकार को क्या मिला, रेवेन्यू पार्ट में सरकार को ये मिला कि जो रेवेन्यू रिसीट थी दिस वाज लेसर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाज हायर,
है ना। इसकी वजह से सरकार ने यहाँ पर क्या फेस किया, सरकार ने यहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट फेस कर लिया। क्या किया, इसको ही कंसीडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारी ये रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू डिफिसिट है, तो यही बात होती है, वो दैट वाज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, अब सरकार बोलती है चलो एक बार ही देखते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को मिला के कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा कि चलो इस दफे देखते हैं, जरा टोटल की बात करते हैं। ठीक है, टोटल में बेटा दोनों आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, इसमें कैपिटल बजट भी इंक्लूड किया जा रहा है, रेवेन्यू बजट भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को लिखा। ठीक है, और यहाँ इन्होंने लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए फिर से एक्सपेंडिचर वाला पार्ट इज ग्रेटर, तो इसको सरकार क्या कहेगी, सरकार इसको कहेगी कि ये इनका बजटरी डिफिसिट है। क्या है, सरकार का ये है बजटरी डिफिसिट। तो बजटरी डिफिसिट में क्या है, टोटल बजट। देखो रेवेन्यू वाले में क्या किया गया है, सिर्फ इस पार्ट को जब इंक्लूड किया तो ये रेवेन्यू डिफिसिट दिया, जब इन टोटल को इंक्लूड कर लिया तो बजटरी डिफिसिट मिल गया। अब सरकार कहेगी कि भाई देखो, जरूरी ये वाला भी खर्चा है, जरूरी ये वाला भी खर्चा है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने सिटीजन्स पे खर्चे करें लेकिन अपने देश की सड़कों को या बाकी चीजों को ना बनवाएं। तो है तो दोनों ही जरूरी, दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें कि भैया ये जो खर्चे हैं हमारे टोटल खर्चे और हमारी असली इनकम कितनी है, यानी अगर हम लोग ये सब जो उधार वगैरह ले रहे हैं इस उधार को ना लें, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई और अपनी खर्चे ही देखें। मतलब आप देखो कि आप असल में कितना कमा रहे हो और असल में आपके पास कितने खर्चे हैं। जब हमने टोटल लिया उसमें तो ये सब इंक्लूडेड था, लेकिन मान लो आपको अपने देशवासियों पे भी खर्च करना, अपने देश पे भी खर्च करना, सब खर्च करना, लेकिन आप ये भी जानना चाहते हो कि आप जितना कमा रहे हो उसके हिसाब से आप कितना लैक कर रहे हो। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, यहाँ पे सरकार ने एक नई चीज लिखी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा रिसीट, सॉरी टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ डेट, कोई भी लोन ना इंक्लूड करें। ठीक है, और इसके साथ में इन्होंने लिखा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा, टोटल रिसीट इन एक्सक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ डेट, और यहां लिखा टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे क्या देखा गया कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। जब हम लोग डेट नहीं इंक्लूड करेंगे तब तो और भी गड़बड़ बात है। अभी तक तो ये था कि हाँ सरकार ने कुछ बोरो कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो सब कैपिटल रिसीट में आ रहा था, तो वो तो इसमें हमने इंक्लूड कर लिया टोटल। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, रिसीट लिखी तो है पर कहा है कि हम डेट वाली नहीं करेंगे। कैपिटल रिसीट में तो ज्यादातर चीजें डेट वाली है ना, तो वो इंक्लूड नहीं किया। सिर्फ इन्होंने वो इनकम लिखी जो ये कमा रहे हैं या जो इनकी अपनी है, जो इन्होंने रिटर्न नहीं करनी है, इनके ऊपर एक लायबिलिटी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने टोटल रिसीट लिखा डेट को हटाकर, और फिर देखा टोटल एक्सपेंडिचर। तो भाई आप अपने सिटीजन्स पे करो, अपने सड़कों पे करो, है तो आप ही का। तो टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स एवरीथिंग। जब इसको देखा गया और इसके बीच के डिफरेंस को देखा गया तब पता चला कि आपका फिस्कल डिफिसिट क्या है। ठीक है, तो यहां पे जो मिल जाता है बेटा उसको ही कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। ओके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिस्कल डिफिसिट, है ना। फिस्कल डिफिसिट एक्चुअली एक पूरी पिक्चर देता है कि एग्जैक्टली आप क्या अर्न कर रहे हो और आपके ऊपर के क्या खर्चे हैं, क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हो। तो फिस्कल डिफिसिट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। समझे बात को, तभी बताया जाता है ना हमारा फिस्कल डिफिसिट इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छा आप क्या अर्न कर रहे हो और आपने कितने खर्चे किए हैं। ये हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में आता है। तो जीडीपी आपके देश, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है उसके हिसाब से बताया जाता है कि हमारा जीडीपी इतना है और हमारे जीडीपी का इतना प्रतिशत हमारा फिस्कल डिफिसिट है। ठीक है, मान लीजिए हमारी जीडीपी 100 करोड़ की है और हमारा फिस्कल डिफिसिट कुछ है, तो कहा जाएगा जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है वो हमारे जीडीपी के 10% है। ठीक है, इस तरीके से लोग बताते हैं कि अच्छा हमारा फिस्कल डिफिसिट हमारे जीडीपी के इतने परसेंटेज है, इतना है, हम इसे और कम करना चाहते हैं।
तो सरकार लगातार फिस्कल डेफिसिट क्यों कम करती रहती है? फिस्कल डेफिसिट को कम इसी से किया जाता है कि भाई अपने देश के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो। कम करने का सबसे अच्छा तरीका है टैक्सेस को बढ़ाओ, खर्चे को कम करो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपकी रिसीट कम है। रिसीट कब बढ़ेगी? जब आप टैक्सेस को बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे आप उनकी बात कर रहे हो ना जो आपकी रियल इनकम है, जो आपका है, जो आपके ऊपर डेट नहीं है। तो आप टैक्सेस को बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर्स को कम करो। जो जैसे लोग फ्रीबीज, अब मैं यहाँ पे फिर से नहीं बोलूंगी, पॉलिटिकल एंगल में हमें घुसना नहीं है, फ्रीबीज वगैरह जो भी कुछ है उसको हम कम करें, सब्सिडीज को कुछ कम करें। तो ये सब जब हम कम करें, क्योंकि लॉजिस्टिक वगैरह तो इंपॉर्टेंट है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट है ही, जो जबरदस्ती की चीज़ हो रही है अगर उसे कम कर दें, टैक्सेस को बढ़ा दें, टैक्सेस ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है और क्या बढ़ाओगे, ठीक है। तो अब सरकार का मुद्दा, सरकार करेगी अपना काम। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट है। तो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स होते हैं वो रेवेन्यू, बजटरी और फिस्कल होते हैं। एक और होता है प्राइमरी डेफिसिट। उसमें फिस्कल डेफिसिट से हम लोग 1 साल तक जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, जैसे सरकार बहुत सारे लोन वगैरह ले रही है, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है 1 साल में उसको हटा देंगे, तो दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। खैर, तो ये बजट कैसे बन रहा है, क्या लिखा जा रहा है और उसमें कौन कौन से डेफिसिट्स आ रहे हैं, ये बातें तो चलो हमने कर ली, ठीक है। इसके साथ में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंड्स भी होते हैं, उसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फंड्स होते हैं? So these are consolidated public account and contingency, ठीक है। तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड्स भी होते हैं जो कि हमने ज़रा डिस्कस करनी है। कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट फंड। चलो इनको भी एक दफ़े देख लेते हैं, ठीक है। नाउ वन सेकेंड, तो जैसे आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड में सरकार क्या करती है, जो भी पैसे उन्हें मिल रहे हैं टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में, जो भी पैसे उन्हें मिलते हैं उनको सरकार कंसोलिडेटेड फंड के अंदर लिखती है, ठीक है। जैसे आपने और हमने जो भी टैक्स दिए हैं या मान लीजिए जो भी नॉन टैक्स रहे हैं, इन सबको सरकार एक जगह इकट्ठा कंसोलिडेटेड फंड में रख देती है। जो भी हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी सैलरी भी यहीं से जाती है। जो भी हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश की, उनकी सैलरी इसी कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। तो हमने आपने जो टैक्स दिया या जो और फॉर्मेट में पैसे मिले हैं उसको कंसोलिडेटेड फंड में सरकार ने रख दिया है और यहीं से हाईएस्ट अथॉरिटीज़ की सैलरीज वगैरह भी जाती हैं, कोई बड़ा योजना वगैरह यहीं से जाता है। अब सरकार इसको अपने मुताबिक कभी भी खर्च नहीं कर सकती है, इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट योजना या कुछ है जो सरकार को लाना है, तो सरकार को पहले कंसोलिडेटेड फंड में से अगर पैसे खर्च करने हैं तो उसके लिए इनको अप्रूवल लेना होगा, क्या ये कर सकते हैं, अगर अप्रूवल है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 266(1) में मैंशनड है। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंट फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जनता से जो और पैसे मिलते हैं उन पैसों को पब्लिक अकाउंट में रखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड के अलावा होता है जो जैसे रिटर्न करने हैं, कुछ और पैसे सरकार ने कोई योजना लाई या कुछ है उसमें किसी ने लगाए हैं, तो सरकार के वो जो पैसे होते हैं उसको पब्लिक अकाउंट फंड में रखते हैं। क्योंकि ये जनता का पैसा है इसलिए इसमें पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल की नीड नहीं होती है। इसको आर्टिकल 266(2) में रखते हैं। फिर आता है कंटिंजेंसी। ओके, नाउ जब हम लोग बात करते हैं कंटिंजेंसी की तो एक बात अपने आप में ही क्लियर होती है, कंटिंजेंसी इज बेसिकली एन इमरजेंसी, ठीक है। तो कंटिंजेंसी क्या होता है, कंटिंजेंसी इज एन इमरजेंसी। अब इसमें क्या होता है बेटा कि अचानक से किसी इमरजेंसी टाइम में पैसे वगैरह को यूज़ करना है। अब मान लीजिए वॉर है या कुछ है, नीड अचानक है, इमरजेंसी नीड है। अब उसमें तो यार पार्लियामेंट में बहस छिड़े, पार्लियामेंट वाले कह रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, इतना टाइम तो नहीं है, आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए। तो कंटिंजेंसी में 30,000 करोड़ का फंड रखते हैं, उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यूज़ करने के बाद फिर पार्लियामेंट की सिटिंग होगी, अपनी अपनी दलील रखी जाएगी, फिर जो कंसोलिडेटेड फंड है इससे उठा करके पैसे वापस कंटिंजेंसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कंटिंजेंसी इज बेसिकली फॉर एन इमरजेंसी, जब अब आप बिना किसी अप्रूवल के इसका देश के हित के लिए खर्च कर सको जहाँ पे ज़रूरत हो। इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 267 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने जाननी है रिलेटेड टू बजट, एग्जामिनेशन में आए तो हम इसे आसानी से कर सकें, ठीक है। और हमें ऐसा ना लगे कि क्या हमने कभी इसे देखा है, क्या हम इसके बारे में जानते हैं, ऐसा ना हमें लगे, ठीक है बेटा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस बार ही एक क्वेश्चन आया था, मतलब जनरली क्या होता था, मैं देखती थी कि लोग पढ़ते थे और उसमें कभी लोग जो है ना इनकी, सॉरी पीपल,
लोग पढ़ते तो थे लेकिन इनके इन आर्टिकल्स पे लोग थोड़ा सा कम फोकस करते थे। इस बार पेपर में आर्टिकल पूछा था, तो आर्टिकल वगैरह भी हमने फोकस करना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आप लोगों से मिनिमम अमाउंट पूछ ले कि भाई मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए कंटिजेंसी फंड में, तो इनिशियली इट वाज 500 करोड़, ठीक है, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़ कर दिया गया। तो शुरू में तो मतलब पहले इसमें 500 करोड़ हुआ करता था, आज के समय में इट इज़ नाउ 30,000 करोड़। तो बेसिकली एक मिनट आप लोग मुझे बस लीजिएगा। Once again people, हाँ भाई। सो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको ज़रा एक दफ़े देख लेते हैं। तो हमने अभी देख लिया है जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बजट क्या है, ठीक है, सो बेसिकली वी हैव डन दिस बजट, देन वी हैव डन द डेफिसिट्स। डेफिसिट्स में हमने क्या देख लिया बेटा, डेफिसिट्स में हमने देख लिए रेवेन्यू, फिस्कल, बजटरी। सो वी हैव डन दिस रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, ठीक है। देन वी हैव डन द इम्पॉर्टेंट फंड्स जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से फंड्स हमने देख लिए, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। और अब जब बजट आएगा तो आप लोग कुछ हद तक समझोगे कि ये क्या बातें चल रही हैं, है ना। खैर, अगर आप हमारे साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हो, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, तो हाँ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारी बैचेस में। बैंक महापैक में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। बैंक महापैक बेसिकली एक ऐसा पैक होता है जिसमें बैंकिंग वाला की जितनी भी 1 साल तक की जो भी कोर्सेज आ रहे हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। अगर 1 साल का ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, तो 2 साल तक के जो भी कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। पहले आपको एक एनरोलमेंट करनी होती है, उस एक एनरोलमेंट के बाद से जैसे जैसे हमारी जो भी पेड बैचेज आती रहेंगी और जो भी हैं वो सब आप देख सकते हो बैंक महापैक में। इस पैक के अंदर आप लोगों को 18 से ज़्यादा एग्जाम्स की कवरेज मिलती है, 100 से ज़्यादा बैचेज हैं लाइव रिकॉर्डेड, 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेज हैं, मॉक क्विजेज, नोट्स और डाउट सपोर्ट भी है। तो अगर आप अपनी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन अस इन आवर बैंक महापैक, ओके। एनीवे, चलो अब जब बजट आएगा तो बजट पे भी हम सेशन करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, एंड आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। फिर मुलाकात होगी, टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय पीपल।